इस लेक्चर में हम क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या होते हैं? ये 7 टूल्स होते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का कौरव इशिकावा ने दिया था। और जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये 7 है टोटल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। तो ये एक बार पढ़ लेते। कॉन्सेप्ट गिवन बाय कौरव इशिकावा ने कॉन्सेप्ट दिया। देयर आर 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। तो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं देखो। स्कैटर डायग्राम, उसके बाद चेक सीट को टैली सीट भी बोलते हैं। और अगला है स्ट्रैटिफिकेशन और हिस्टोग्राम और परेटो चार्ट को 80-20 रूल भी बोलते हैं। और उसके बाद है कॉज इफेक्ट डायग्राम, या फिर इसी को फिशबोन डायग्राम बोलते हैं, या फिर इसी को इशिकावा डायग्राम बोलते हैं। ठीक है ये। और 7वां है कंट्रोल चार्ट। ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल होते हैं। इनको आज डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले नंबर पे आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स के बीच में, रिलेशनशिप होता है इसमें। तो स्कैटर डायग्राम इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई ए पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 प्रोसेस वेरिएबल। मतलब जो 2 प्रोसेस वेरिएबल होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप को हम स्कैटर डायग्राम में शो करेंगे। इन अदर टर्म्स, मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो क्या होगा? इट इज़ ए ग्राफ दैट शोज द कोरिलेशन बिटवीन वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के वैल्यू के बीच में कोरिलेशन शो करेगा ये। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसके बीच में ग्राफ शो करेगा। तो देखते हैं स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है। तो जैसे एक, अगर हम एग्जांपल के लिए देख लें कि अगर हम वर्कर ले लें और टाइम टू कंप्लीट वर्क ले लें, मतलब कोई काम है जिसको वर्कर मिलके कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर ले लें और उसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है ये देख लें। तो जैसे अगर वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी तो उसको वर्क को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वर्कर की संख्या कम होगी वैसे वैसे टाइम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे निगेटिव स्लोप, मतलब जब हम ये पॉइंट बाय पॉइंट एक एक जगह बनाते जाएंगे तो एक लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे ये निगेटिव स्लोप के साथ हमें आ रही है, तो निगेटिव कोरिलेशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो वर्कर और टाइम टू कंप्लीट वर्क के बीच में जो भी बनेगा ग्राफ, ट्रेंड लाइन जो बनेगी वो निगेटिव कोरिलेशन दर्शाएगी। जैसे वर्कर बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम टू कंप्लीट वर्क घटेगा। ठीक है। तो ये निगेटिव कोरिलेशन लाइन हो गई। अगला देखें, अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम कोरिलेशन ले लें तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। जैसे हमें कोई डिस्टेंस 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 2 किलोमीटर की, तो हमको तो कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगी तो उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसकी पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन होती है, इसमें दिखाया गया है, इसमें नहीं लिखा है, तो इसमें ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का कोरिलेशन बन रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे जो स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम में निगेटिव कोरिलेशन बन सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन बन सकता है, और एक और चीज़ होती है कि कोई भी रिलेशन ना बने। तो जैसे कि हम ले लें लेवल ऑफ एजुकेशन और साइज ऑफ शू, तो ये दोनों आपस में मैच ही नहीं करते। तो कोई कितना पढ़ा है उसका शू के साइज़ से थोड़ी ना पता चलेगा। जो वो जूते पहनता है उसके साइज़ से पता चल जाएगा कि कौन कितना पढ़ा है। तो ये तो कोरिलेशन नहीं बनेगा, तो इसमें नो कोरिलेशन लिखा है। ठीक है। तो एक होता है कर्वीलिनियर कोरिलेशन। यहाँ पे एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के वेरी करने पर दूसरा जो वेरिएबल है वो
कर्व्ड पाथ में वेरी करता है, तो इसे हम बोलते हैं कोरिलेशन और कर्विलिनियर कोरिलेशन। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। चेक शीट है, चेक शीट या फिर टैली शीट बोलते हैं इसे। तो सेकंड नंबर का जो क्वालिटी कंट्रोल टूल है उसे हम चेक शीट या फिर टैली शीट बोलेंगे। देयर आर फर्म्स स्पेशली prepared to enable data to be calculated simply by making check sheet। मतलब कुछ फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे डाटा को कैलकुलेट किया जाता है चेक शीट बना करके। इसी को टैली शीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टैली शीट दी गई है, तो वो देख लेते हैं कैसे है। यहाँ पे 2 मशीनें हैं, मशीन 1 मशीन 2, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट 2 शिफ्ट में काम करते हैं, चलती हैं मशीनें। पहली और दूसरी दोनों मशीन मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में काम होता है, और 2 ऑपरेटर हैं। तो मशीन 1 और मशीन 2, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, और मॉर्निंग और आफ्टरनून की 2 शिफ्ट हैं, हर एक मशीन की, हर एक ऑपरेटर की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हम देखते हैं कि ऑपरेटर एक्स जो है, यहाँ पे ये एक्स है, कैसे भी बना हो इसे एक्स ही मान लेना। ठीक है, एक्स है। एक्स जो है नंबर ऑफ टाइम सुपरवाइज़र कॉल्ड पर डे, मतलब सुपरवाइज़र एक दिन में कितने बार बुलाया जाता है एक शिफ्ट में, ये है लिखा है। तो सुपरवाइज़र तभी, ये समझ लें, सुपरवाइज़र तभी बुलाता है ऑपरेटर जब मशीन में कोई ख़राबी होती है। तो मॉर्निंग टाइम पे मशीन 1 में को एक बार सुपरवाइज़र आता है। ठीक है, मशीन 2 में भी एक बार आता है मॉर्निंग पे ऑपरेटर। जब ऑपरेटर ए है, वो मशीन 1 पे सुपरवाइज़र को एक बार बुलाएगा मॉर्निंग में, मशीन 2 पे भी एक बार बुलाएगा मॉर्निंग में। देखना, ऑपरेटर ए जो है आफ्टरनून शिफ्ट में मशीन 1 पे 2 बार बुलाता है, और मशीन 2 पे कई बार बुलाता है, 5 बार बुलाया है। ठीक है, ऑपरेटर बी इसी तरह मॉर्निंग शिफ्ट पे मशीन 1 पे एक बार बुलाता है सुपरवाइज़र को, मशीन 2 पे 2 बार बुलाया है। ठीक है, लेकिन आफ्टरनून शिफ्ट पे मशीन ए पे 3 बार बुलाया है, जबकि मशीन जो 2 है उस पे 4 बार बुलाया है। इसका मतलब ये है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें ऑपरेटर कम बार बुलाया जा रहा है। देखो, चाहे वो सुपरवाइज़र जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में मशीन ए और मशीन 1 और बी पे दोनों पे कम बार बुलाया जा रहा है। इसका मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पे सही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सेकंड शिफ्ट जब होती है आफ्टरनून शिफ्ट, तो उसमें ऑपरेटर ए भी और ऑपरेटर बी भी दोनों सुपरवाइज़र को मशीन ए और बी में कई बार बुला रहे हैं, ज़्यादा बार बुला रहे हैं, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट पे गड़बड़ी है। तो ये किस वजह से हो सकती है? हो सकता है कि ऑपरेटर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के बाद आफ्टरनून शिफ्ट पे फटीग आया हो, उसमें थोड़ी बहुत फटीग की वजह से उससे गलतियां हो रही हो। लेकिन मशीन 2 तो तब भी ठीक है, चलो ठीक है, फटीग की वजह से गलती हो रही है, लेकिन मशीन 1 में फटीग की वजह से गलती हो रही है, लेकिन मशीन 2 जो है उसमें कई बार बुलाया जा रहा है, आफ्टरनून में भी, मतलब मशीन 2 में भी गड़बड़ी है। तो मशीन 2 में आफ्टरनून शिफ्ट में गड़बड़ी है कुछ, और आफ्टरनून शिफ्ट में कुछ ऑपरेटर की फटीग हो रहा है ऑपरेटर को, तो उसकी स्किल्स में गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो ये चेक शीट से पता चल जाता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि चेक शीट में ये सब चीज़ें हम नोट करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टूल हो गया चेक शीट। और तीसरा है स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन में क्या होता है, ये सिंपली डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ सॉर्टिंग डाटा पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप और लेयर्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डेटा सॉर्ट करते हैं, पीपल को, मतलब डेटा को सॉर्ट करते हैं, पीपल को इकट्ठा करते हैं, और ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ग्रुप के ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर चेक करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिफिकेशन होता है। उसके बाद हिस्टोग्राम जो होता है वो चौथे नंबर का इसमें मतलब क्वालिटी कंट्रोल टूल है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग द
डेटा रेंज इनटू सब ग्रुप्स एंड काउंटर। हिस्टोग्राम एक तरह से बार चार्ट होता है। पहले मैं अपनी साइड से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे बार चार्ट पढ़ा होगा मैथ में, पाई चार्ट बार चार्ट होता है ना मैथ में, वैसे ही सिमिलरली बार चार्ट होता है। उसमें बार चार्ट में क्या होता है कि गैप होता है। जैसे इधर कोई एक वेरिएबल होता है, दूसरी साइड एक बार हटा देता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे इधर ये यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है, दूसरी साइड में कोई वेरिएबल होता है। यहाँ पे जनरली टाइम होता है, ईयर होता है, और यहाँ पे भी ईयर होता है, और यहाँ पे भी, मतलब ये जो नीचे का पोर्शन होता है जनरली ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बार चार्ट, सॉरी यार, अच्छा बर्बाद, यहाँ बार चार्ट ऐसे बने होते हैं। बार चार्ट इनमें गैप होता है बीच में थोड़ा बहुत, ठीक है। बार चार्ट के बीच में गैप होते हैं। हाँ, तो ये बता रहा था कि हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम में ऐसे ग्राफ बना के फिर हम क्या करते हैं कि हम बार चार्ट से इसे थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, फिर पता चलेगा बार चार्ट की ही तरह होता है ये। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है जैसे, और यहाँ पे कुछ टाइम होता है। टाइम में हम जैसे ईयर ले लें, 2009 ले लें, 2009 में 9 लिखा मैंने, 2010 ले लें, 2011 ले लें, ऐसे करके। तो यहाँ पे गैप होता है थोड़ा सा। और एक यहाँ पे 2009 पे फ्रीक्वेंसी में हम ये ले लेते हैं कि 2009 में साइंस के कितने स्टूडेंट थे। तो मान लिया साइंस के यहाँ पे 90 थे, ठीक है। 2010 में मान लिया 110 थे, ठीक है। और 2011 में मान लिया कि 80 थे। तो ऐसे करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे वो होता है टाइम, ठीक है। और बार चार्ट में ये जो ग्राफ बनता है, ये बार जो बनते हैं दूर दूर होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में ये बार जो बनते हैं ये बिल्कुल सटे हुए होते हैं। बस यही अंतर होता है हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में। बार चार्ट आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, मैथ या रीजनिंग में होता है, ठीक है। और हिस्टोग्राम हम यहाँ पढ़ा देते हैं बस। अब देखो, डेफिनीशन देखोगे अब समझ में आ जाएगी। देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग द डाटा रेंज। डाटा रेंज मतलब जो हम ये हॉरिजेंटल में डाटा रेंज लेते हैं, डाटा रेंज का मतलब जो हम हॉरिजेंटल में टाइम लेते हैं उसको डिवाइड करने के बाद सब ग्रुप मतलब जैसे हमने पूरा टाइम था 5 साल का, हमने उस साल 5 साल को हम एक साल में डिवाइड कर दें तो ये सब ग्रुप बन गए। एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब हर एक साल में कितने पॉइंट हैं। जैसे अभी हमने किया था कि 90 स्टूडेंट साइंस के थे, फिर अगले साल में जो है वो अगले साल में 80 थे, वो 110 थे, सॉरी। फिर उसके बाद हमने जब किया था तो वो 80 थे, ठीक है। तो इसमें साल के हिसाब से ले रहे थे। अब यहाँ पे से जो है डाटा रेंज को हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया है, तो यहाँ डेली वेज में दिखाया है। तो यहाँ पे डेली वेज में 50 दिनों में, फिर 100 दिनों में, 150 दिनों में, 200 दिनों में, 250 दिनों में, 50-50 का अंतर लेके हमने दिखाया है, ठीक है, इस वाले हिस्टोग्राम में, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स में पहली बार में देखो 20 और 40 के बीच में 30 हैं, तीसरी बार में 50 हैं, तीसरी बार में 80 हैं, चौथी बार में 40 हैं, फिर उसके बाद 80 हैं, फिर उसके बाद 65 हैं, ऐसे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है। और इधर डेली जो ये इसमें दिखाया गया ये डाटा रेंज है, ये टोटल डाटा रेंज है, लेकिन इसको हमने सब डिवाइड किया है सब ग्रुप में और पॉइंट पिक करे हैं हर एक के और उसको दिखाया है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आर देन प्लॉटेड एज हाइट ऑन द डायग्राम। जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या फिर नंबर ऑफ पॉइंट हैं उसको हाइट में दिखा दिया है, और जो नीचे टोटल वो था डाटा रेंज थी उसको सब डिवाइड किया है। तो ये हिस्टोग्राम जो है वो बार चार्ट से मिलता जुलता है। बस बार चार्ट में क्या होता है कि हम जो बार बनाते हैं वो थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होती है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बार चार्ट हिस्टोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद परेटो डायग्राम आता है अगला। परेटो डायग्राम, इसको 80-20 रूल कहते हैं। इसमें परेटो ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको नाम परेटो डायग्राम बोलते हैं। द परेटो प्रिंसिपल स्टेट दैट
फॉर मैनी इवेंट्स रफली, मतलब कई सारी ऐसी ज़्यादातर इवेंट जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, 80% जो इफ़ेक्ट होता है वो कम आता है 20% काज की वजह से। ठीक है, 80% इफ़ेक्ट जो आएगा वो 20% काज की वजह से आएगा। ये ऐसा मतलब परेटो ने कहा था। तो इसमें अगर हम इधर इफ़ेक्ट ले लें और दूसरी साइड हम काज ले लें, तो जो क्या है कि 80% इफ़ेक्ट मतलब 80% इफ़ेक्ट 20% कॉज की वजह से होता है। तो जब हमारा जैसे 10 हमारा काज था तो हमारी इफ़ेक्ट 60 थी, उसके बाद 30 पे हमारी इफ़ेक्ट 80 हो गई। ऐसे ही काज घटता जाता है, काजेस घटते जाते हैं और इफ़ेक्ट बढ़ता है शुरुआत में, क्योंकि जब काज कम होते हैं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉजेज़ बढ़ते हैं तो इफ़ेक्ट में उतना असर नहीं पड़ता। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखें तो ये है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो तो इन्वेंट्री जो होती है ABC यूसेज के हिसाब से, तो जब हम इन्वेंट्री को यूसेज के हिसाब से ABC में डिवाइड करते हैं तो जो A वाली होती हैं इन्वेंट्री उसकी मात्रा कम रखी जाती है। मतलब जो जिन इन्वेंट्री को हम बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं यूसेज के हिसाब से, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, ए इन्वेंट्री की तो 20% ए इन्वेंट्री होती है और उसका यूसेज जो होता है 20% का लगभग 80% के बराबर होता है। जो 40% इन्वेंट्री होती है उसका यूज़ लगभग 40% के ही बराबर होता है, जबकि जो 80% इन्वेंट्री होती है उसका यूज़ 20% के बराबर होता है टोटल यूज़ का। तो जो इन्वेंट्री जितनी कम होती है उसका यूज़ उतना ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। ये यूसेज के हिसाब से था। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने बोला है। बाकी जो 80-20 प्रिंसिपल है या फिर परेटो प्रिंसिपल है उसने यही कहा था कि 80% इफेक्ट जो है वो 20% काज की वजह से होता है। उसके अगला जो है वो क्वालिटी टूल है, वो है काज इफेक्ट डायग्राम या फिर फिशबोन डायग्राम या फिर इशिकावा डायग्राम, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक डायग्राम होता है जिसे हम फिशबोन के हिसाब से फिश के बोन की तरह बनता है ये डायग्राम, तो इसीलिए इसे फिशबोन कहते हैं। और ये बेस्ट मेथड होता है क्वालिटी चेक करने का, बेस्ट मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ काज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब इसमें हम जो काज है उसका कैसे आ रही है उसके रूट को पता कर सकते हैं। मतलब कहाँ से परेशानी है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाती है तो कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है ये हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है। इसमें क्या होता है फिशबोन डायग्राम में जो एरो होता है हेड, जैसे ये एरो है अपना, तो इसका जो हेड होता है इस साइड में जो आता है वो इफ़ेक्ट आता है, हेड पे इफ़ेक्ट आएगा। और इसकी ब्रांच होती हैं, ये ब्रांच बोलते हैं इन्हें, ये ब्रांचें हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच होती है उसमें काज होता है। अब जैसे इफ़ेक्ट जो है पुअर क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर हो रही है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट इफ़ेक्ट में आ रहा है, तो इसके कारण क्या है? एक तो इसका कारण होगा पर्सनल, और दूसरा होगा कि मशीन की वजह से हो रहा है, तीसरा होगा कि इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, चौथा इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर हमने जिस मेथड का यूज़ किया प्रोडक्ट बनाने में उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा जो इसका वो होता है सब ब्रांच होती हैं, वो दिखाती हैं कि काज जो आ रहा है उसका रीज़न क्या है। जैसे हमें जो पर्सनल काज हैं जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी पुअर होती है, तो पर्सनल काज में ये सब ब्रांच हैं, ये तीनों सब ब्रांच इसकी ब्रांच की हैं, ये भी सब ब्रांच, ये भी सब ब्रांच अपनी अपनी ब्रांच की, ये सब ब्रांच है। जैसे अगर देखा जाए तो पर्सनल जो काज है उसका कारण है, एक तो पर्सनल काज का कारण होगा कि जो वर्कर है उसको स्ट्रेस हो, या फिर वो टायर्ड हो, या फिर उसमें स्किल्स की कमी हो। ठीक है, तो इसकी वजह से पर्सनल काज की वजह से पुअर क्वालिटी आएगी। इक्विपमेंट की वजह से क्या होगा कि रॉन्ग हमने गेज ले लिया, या फिर रॉन्ग डाई यूज कर ली, या फिर एक्यूरेसी नहीं रह गई, इसकी वजह से हो सकता है इक्विपमेंट में क्या बोल डिफेक्ट
इक्विपमेंट कॉज का ये कारण हो सकते हैं। मशीन कॉज का जो कारण है वो हो सकता है मशीन में जो टूल है वो वियर हो गया हो, या फिर स्पीड हमने चेंज कर ली हो, जो स्टैंडर्ड स्पीड है उससे, ये भी मशीन काज का कारण हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल कॉज में हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंस हो, ह्यूमिडिटी डिफरेंट हो, जो चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उससे डिफरेंट इन्वायरमेंट हो, तो ये इन्वायरमेंट का काज का कारण है। मेथड में हो सकता है हमने रॉन्ग मेथड यूज़ किया हो या फिर रॉन्ग प्रोसेस यूज़ कर ली हो, तो ये मेथड का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये फिश बोन डायग्राम है, इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल से समझाया है मैंने। बहुत सही समझाया है, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। अगर आ गया हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब इसका एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, द काज एंड इफेक्ट डायग्राम कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पॉसिबल काज ऑफ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम का मेन काज है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस काज इफेक्ट डायग्राम का यूज़ करते हैं। एंड द कैलकुलेटिव ब्रेन स्ट्रोमिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट ए टीम्स थिंकिंग फ्रॉम फॉलोइंग इनटू रूट। मतलब जो भी हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो कि हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसके तहत हम जो रूट के मेन काज हैं उनको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा थिंक करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं अच्छे से सोच के। ठीक है, तो ये है। उसके बाद लास्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल है कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट में क्या होता है, इट इज़ ए प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगेंस्ट टाइम। इसमें एक तो टाइम के अगेंस्ट में कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को प्लॉट करते हैं, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है ये हो सकती है कोई भी वेरिएबल, लाइक लेंथ या फिर डायामीटर, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में, या फिर लेंथ या फिर डायामीटर, या फिर और कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या फिर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में जैसे कि नंबर ऑफ डिफेक्ट हो गए, नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑन द सीट्स, या फिर पोरोसिटी ऑन द हो सकती है। पोरोसिटी आपने देखा होगा, कास्टिंग में पढ़ा होगा, पोरोसिटी हो सकती है, या फिर ब्लो होल्स हो सकते हैं, डिफेक्ट होते हैं पोरोसिटी ब्लो होल्स। तो ये सब नंबर्स में जो काउंट होते हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो मेजर होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे लेंथ मेजर होगी, डायमीटर मेजर होगा, तो इसको वेरिएबल में जाता है, और जो काउंट होता है उसको हम एट्रीब्यूट में रखते हैं। तो हम इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं कंट्रोल चार्ट में। ठीक है, अब क्या होता है, कंट्रोल चार्ट में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया उसको और टाइम के साथ में कि इस टाइम पे कितने डिफेक्ट थे। जैसे कोई टाइम है 0 सेकंड पे 0 डिफेक्ट थे, फिर 3 सेकंड पे 1 डिफेक्ट आ गया, तो 6 सेकंड पे 2 आ गए, फिर 10 सेकंड पे 3 आ गए, फिर 4 आ गए, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे 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 चलता रहता है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है जब जिसके ऊपर ग्राफ नहीं जाना चाहिए उसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल लिमिट, और एक लिमिट होती है जिसके ग्राफ नीचे नहीं जानी चाहिए उसे लोअर क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं, और एक सेंटर होता है इन दोनों का लिमिट्स का, उसे बोलते हैं सेंट्रल लिमिट या फिर एवरेज। ऊपर और अपर और लोअर का ये एवरेज होता है, उसे सेंट्रल लिमिट या फिर एवरेज बोलते हैं। अगला पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू चेक वेरिएशंस एक्यूरेंस ऑफ डिफेक्ट्स। मतलब जो वेरिएशन हो रहे हैं या फिर एक्यूरेसी कितने एक्यूरेट डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट मतलब कितने कम हैं या फिर ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। और प्रोसेस डेविएशन फ्रॉम प्लान्स, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या डेविएशन आ रहा है, और प्लान से जो हमने प्लानिंग किया है उससे क्या कितना अलग रिजल्ट आ रहा है, ये सब चेक करते हैं कंट्रोल टूल के द्वारा। अनडिज़ायरेबल ट्रेंड और साइकिल्स, मतलब जैसे इसमें यह भी पता चलता है कि टाइम के हिसाब से वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि साइकिल कैसे वेरी कर रही है, कि साइनोसॉइडल वेरी कर रही है या फिर ट्रायंगुलर वेरी कर रही है, या जिग जैग मोशन के साथ में वेरी कर रही है टाइम के साथ, मतलब डिफेक्ट कैसे मिल रहे हैं, ये सब साइकिल ट्रेंड हमें पता चल जाता है। फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्स बार एंड आर चार्ट आर यूज्ड व्हाइल फॉर एट्रीब्यूट्स पी एंड सी चार्ट यूज्ड। ये अगला पॉइंट है, ये अलग इंडिपेंडेंट पॉइंट है।
इसे कंट्रोल चार्ट से मतलब यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि एक्स बार चार्ट मतलब इसे होता है मीन चार्ट बोलते हैं। एक्स बार चार्ट को आगे पढ़ेंगे इसे। आर चार्ट मतलब रेंज चार्ट बोलते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और सॉरी, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल यूज़ जो होता है, थोड़ा सा गलत हो गया, वेरिएबल्स का जो यूज़ होता है वो एक्स बार यानी मीन चार्ट में, आर चार्ट यानी कि रेंज चार्ट में होता है, जबकि एट्रीब्यूट्स का यूज़ जो होता है वो पी चार्ट और सी चार्ट में होता है। अब ये दोनों आगे आएंगे, इन्हें सही से पढ़ेंगे, ये ऐसे ही पॉइंट था तो देख लिया है। एक चीज़ और रह गई है, ये भी देख लेते हैं। ईरर दो तरह की होती है, एक होता है टाइप 1 ईरर और एक होता है टाइप 2 ईरर। ये अलग से टॉपिक है। टाइप 1 ईरर में होता है व्हेन देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम एंड स्टिल वी कंक्लूड दैट देयर इज़ सम यूजेबल काज ऑफ वेरिएशन टर्म्ड एज टाइप 1 ईरर। मतलब क्या है, सिस्टम में कोई भी ईरर नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि उसमें कोई ईरर है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, तो हम टाइप 1 ईरर करते हैं। मतलब इसमें शक की बीमारी बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम सही है, उसमें कोई ईरर नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ चलिए, चलिए ठीक है। इसमें क्या है कि शक की बीमारी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम में नो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि उसमें तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, तो इसे बोलते हैं टाइप 1 ईरर। टाइप 2 ईरर क्या होता है, व्हेन देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम। मतलब इसमें सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, स्टिल वी कंक्लूड दैट देयर इज़ नो एलिजेनेबल काज ऑफ वेरिएशन। फिर भी हम सोचते हैं कि कोई भी मतलब नोटेबल वेरिएशन नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं इन सब मामलों में। तो ये टाइप 2 एरर है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस के अंदर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे टाइप 2 एरर में रखा गया। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सारे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हो चुके हैं, सातों हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब कंट्रोल चार्ट है तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, उसको कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया। बस अब अगले लेक्चर में जो है ये है कि टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टूल ख़त्म हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में पूरा ये पढ़ाऊँगा मैं कंट्रोल चार्ट के। बाय। लेक्चर थोड़ा लंबा है आज का।